Bismillahirrahmanirrahim. I'm your course instructor Hina Sharif. Course is Pharmacognosy 1B Basic. Its course code is Pharm 416. We are studying chapter number 5, which is growth regulators. In today's lecture, we will start the new chapter, that is growth regulators. And this chapter is included in Pharmacognosy Basic course, second professional PharmD, second semester. आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 फार्माकोग्नोसी बेसिक का, जिसका टॉपिक है ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स उन केमिकल एजेंट्स को कहते हैं जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट फ्रॉम अ सीड अ प्लांट इज ग्रोन। एक सीड से एक प्लांट जिसका ग्रो करता है, तो बेसिकली इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या होते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं। So in today's lecture we will discuss the introduction of growth regulators as well as one growth regulator, which is auxin. Introduction, how growth regulators can be described, किस तरीके से हम इसको describe करेंगे। Growth and development of plant is regulated by a number of chemical substances which exert a combined action known as growth regulators or phytohormones. ग्रोथ रेगुलेटर्स बेसिकली क्या रोल प्ले करते हैं? प्लांट की बॉडी में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जिसमें प्लांट एक सीड से जो इमेच्योर प्लांट में कन्वर्ट होता है और फर्दर मेच्योर प्लांट में और ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज़ अ कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। फर्दर इसमें जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं या रेगुलेट किए जाते हैं बाय अ नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। दिस इज़ नॉट अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस बट दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट। ये ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब ये एक्शन भी एक्सर्ट करते हैं तो वो क्या होता है? कंबाइन एक्शन होता है। सो मल्टीपल केमिकल सब्सटेंसेज एक्सर्ट अ कंबाइंड एक्शन, जो कि क्या करता है? रोल प्ले करता है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। और इन केमिकल सब्सटेंसेस को जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करें, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ रेगुलेटर्स और फाइटोहॉर्मोन्स। हार्मोन्स का भी यही फंक्शन है। क्या फंक्शन है? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें मेन रोल किसका होता है? हार्मोन्स का होता है। इसको फाइटोहॉर्मोन्स भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड फाइटोहॉर्मोन्स? बिकॉज इट बिलोंग्स टू प्लांट। ठीक है, फाइटो मीन्स प्लांट, that's why these growth regulators are also termed as phytohormones. So growth regulators एक तरह के phytohormones हैं या plant hormones हैं जो plant के अंदर different processes को regulate करते हैं, especially growth. Now the functions of growth regulators. Number 1 is cell enlargement. पहले एक इमेच्योर सेल जो है वो डेवलप होता है, फर्दर उसकी एनलार्जमेंट होती है, वो साइज में इंक्रीज हो जाता है। सो इस प्रोसेस को ये ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटोहार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें एक सेल मल्टीपल सेल में डिवाइड होता है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है। सो सेल डिवीजन इज ऑल्सो गवर्न बाय दीज फाइटोहार्मोन्स। देन सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बेसिक सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, इफ दिस सेल बिलोंग्स टू द स्टेम, तो क्या होता है? इसके अंदर वेस्कुलर प्रॉपर्टीज हो जाती है, जाइलम फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ वेस्कुलर सिस्टम सेल। सो क्या हो गई? सेल की डिफरेंशिएशन हो गई। अब ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगा। जब इनिशियली डेवलप हो रहा था तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर था। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन व्हेन immature cell is developed and then specialize in some specific functions. For example, अगर लीव्स के सेल हैं वो उसमें स्टोमेटा डेवलप हो जाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें सेल जो है वो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं या स्पेसिफिक इन एक्शन हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इन द प्लांट इज ऑल्सो गवर्न बाय these phytohormones. Then ऑर्गेनोजेनेसिस बेसिकली ऑर्गन फॉर्मेशन को कहते हैं। प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं उसमें लीफ है, स्टेम है, रूट्स है, तो ये सारे ऑर्गन्स की जो फॉर्मेशन होती है फ्रॉम अ सिंगल सेल, तो ये किससे होती है? ऑर्गेनोजेनेसिस जो होती है ये कंट्रोल की जाती है फाइटोहॉर्मोन्स के थ्रू, इन केमिकल कंपाउंड के थ्रू, जो प्लांट के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं।
और इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल लीव्स हैं तो उसमें स्टोमेटा होंगे, अगर स्टेम है तो उसमें जाइलम फ्लोएम होंगे, कैम्बियम उसकी होगी, और अगर रूट्स हैं तो उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, राइजोम्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं प्लांट के। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं, जो प्लांट ग्रो कर रहा होता है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे होते हैं, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय दीज ग्रोथ रेगुलेटर्स। Then it is also responsible for senescence. Senescence is the process of growing older. एक immature plant एक mature plant में and then एक complete tree में convert हो जाता है। ये process क्या कहलाता है maturity का? ये process कहलाता है senescence। senescence को basically जो control करते हैं वो यही phytohormones control करते हैं। So this is the next function. Then dormancy. डॉर्मेंसी इज़ द प्रोसेस ऑफ लेइंग इनएक्टिव, यानी अगर कोई ऐसी हार्श कंडीशन है, लाइक अगर वहाँ पर कोई भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई है, वहाँ पे स्नोफॉल हो गई है, उसके अंदर प्लांट कवर हो गया है, तो उस अरसे में प्लांट क्या होगा, इनएक्टिव स्टेज में रहेगा। तो उस वक्त जो हार्मोन अपना एक्ट करते हैं उसमें डॉर्मेंसी क्रिएट करते हैं कि वो अलाइव रहे बट इनएक्टिव रहे, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिले अगेन वो अपना नॉर्मल फंक्शन जो है उसको retain कर लें। So this process is called dormancy and it is also controlled by these growth regulators or phytohormones. Now this is the most important thing since we are studying pharmacognosy. Pharmacognosy is the study of natural drugs, और नेचुरल ड्रग्स में जो फंक्शंस या थेरेपेटिक एक्शन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, उसमें प्रेजेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे एक फार्माकोग्नोसिस का इंटरेस्ट है कि ये हार्मोन जो है प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में भी अपना रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट अल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, स्टेरॉइड्स हैं, जो भी प्लांट के अंदर डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ये उनकी प्रोडक्शन को जो है वो भी इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इनका अपना फंक्शन होता है उसमें। सो इनके जो फेवरेबल रोल हैं, जिसमें अगर हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। सो दीज आर द जनरल फंक्शंस ऑफ दीज ग्रोथ रेगुलेटर्स इन plant. Now we will discuss the characteristics or properties of these growth regulators. Since this is a hormone, so that's why it is specific in action, क्योंकि hormones हैं और hormones अपना specific role play करते हैं। अगर growth hormone होगा तो growth में करेगा, अगर reproductive hormone होगा तो reproduction में करेगा। So that's why इनके हमेशा क्या होते हैं, specific action होते हैं, बहुत widely distributed होते हैं higher plants में especially, और इनके action क्या होंगे, specific होंगे, like hormone like enzymes। और इट इज़ एक्टिव इन वेरी लो कंसनट्रेशन। अगेन ये एंजाइम काइंड ऑफ फंक्शन है कि अगर इनकी कम कंसनट्रेशन भी होगी देन इट विल बी एबल टू परफॉर्म इस फंक्शन। सो इट विल बी एक्टिव इन अ वेरी लो कंसनट्रेशन। आपको कोई मैक्सिमम क्वांटिटी की नीड नहीं होगी, अगर ये कम क्वांटिटी में भी होंगे तो प्लांट में अपना रोल प्ले कर पाएंगे। So these are the property of these growth regulators and phytohormone, that it is specific in their action, like hormone-like function, enzyme-like function, and it is active in very low concentration in the plant. Now application, how it is applicable in the practical field, in the commercial field, हम इसको कहाँ कहाँ use कर सकते हैं। So it plays an essential role in the cell and tissue culture. हम एक सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के थ्रू एक सेल से मल्टीपल सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ वेरी पॉपुलर इन जेनेटिक मैनिपुलेशन, और जो डिफरेंट आपके पास बायोटेक्निकल जो चेंजेस आ रही होती हैं, जेनेटिक चेंजेस आ रही होती हैं, इसमें टिश्यू कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक सेल से डिफरेंट सेल ग्रो करना चाह रहे होती हैं, सो ये सेल की जो ग्रोथ होती है, टिश्यू कल्चर में ग्रोथ हो रही होती है, एक सेल जो है वो मल्टीपल सेल में डिवाइड हो रहा होता है, तो ये प्रोसेस किससे कंट्रोल हो रहा होता है, इन्हीं ग्रोथ रेगुलेटर से कंट्रोल हो रहा होता है। अगर आप सेल के कल्चर या टिश्यू कल्चर परफॉर्म कर रहे हैं तो इन टेक्निक्स के लिए आपको उसमें मस्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स को ऐड करना है या फिर फाइटो हार्मोन्स को ऐड करना है, अदरवाइज दिस ग्रोथ विल नॉट बी पॉसिबल। एक सेल जो है वो मल्टीपल सेल में डिवाइड नहीं होगा, आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यानी विदाउट दीज ग्रोथ रेगुलेटर्स और फाइटो हार्मोन्स tissue culture technique cannot be performed. So this is the application in the commercial field and the research as well. Now it can be used commercially to enhance the production of active constituent. अगर आप control production कर रहे हैं किसी भी medicinal plant की और आपको maximum yield चाहिए active constituent की, या उसके अंदर जो chemical मौजूद हैं, जो आपके required components मौजूद हैं, उसको एनहांस करना है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे इन्हीं ग्रोथ रेगुलेटर्स को। ये सिंथेटिक फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं और प्लांट से भी आइसोलेट किए जा सकते हैं।
सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको कमर्शियली यूज़ कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे ताकि आपको मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन हो सके किसकी, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की। Now types of these hormones, as we have discussed different characteristic and functions as well as the commercial application of these hormones. Now types of phytohormones, जो growth regulators होते हैं, इसको हम दो तरीक़ों से कैटेगराइज कर सकते हैं। ए पार्ट इज क्लासिकल प्लांट हार्मोन्स, जो कि ऑलरेडी बहुत स्टडी किए जा सके हैं, जो बहुत इस्टेब्लिश हैं, जिनकी कंप्लीट नॉलेज है हमारे पास और इस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म हुआ है। बी इज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड नेचुरल ग्रोथ सब्सटेंसेस, अभी जो डिस्कवरी हो रही है करंट रिसर्च के अंदर, जिसमें डिफरेंट नेचुरल ग्रोथ सब्सटेंसेस प्लांट के अंदर डिस्कवर किए गए हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो वन बाय वन हम दोनों कैटेगरीज को देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। ए कैटेगरी इज क्लासिकल प्लांट हार्मोन्स। देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स विच आर नोन टू एग्जिस्ट इन ऑल हायर प्लांट्स। सारे हायर प्लांट्स के अंदर 5 ग्रुप ऑफ फाइटोहार्मोन जो है वेल नोन है, वेल एस्टेब्लिश है, इस पर काफ़ी रिसर्च हुई हुई है। इसकी एग्जाम्पल है ऑक्सिन नंबर 1, नंबर 2 जिब्रेलिन्स, नंबर 3 साइटोकाइनिन्स, नंबर 4 abscisic acid, and number 5 ethylene. So these are the 5 group of phytohormones which are normally present and perform the growth and development in the plant cell or plant complete plant as well. So these are the examples of the classical plant hormones. Now we will discuss the recently discovered नेचुरल ग्रोथ सब्सटेंसेस, जो अभी जिन पे रिसर्च हुई इनको रिसेंटली डिस्कवर किया गया। इनके बेसिकली ये एग्जैक्टली फाइटो हार्मोन्स नहीं होते, बट इनके फाइटो हार्मोनल लाइक रेगुलेटरी रोल्स होते हैं, बिल्कुल सेम फंक्शन ये अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, या तो सैनर्जाइज कर रहे होते हैं, या सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें वो ग्रोथ डेवलपमेंट को रेगुलेट कर रहे होते हैं प्लांट की। इसकी एग्जाम्पल है पॉलीअमाइंस, ये मल्टीपल अमाइंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, अमाइन ग्रुप आपको ऑलरेडी पता है। So these compounds are already present in the plant and these chemical substances exert their action in the growth and development of plant. Oligosaccharides को हम समझते हैं, oligosaccharides हैं बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें आपके पास क्या होते हैं, मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, किसमें, प्लांट की ग्रोथ एंड रेगुलेशन में। देन सैलिसाइलेट्स हैं, इसी तरह जेस्मोनेट्स हैं, स्टीरोल्स हैं, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स हैं, डिहाइड्रोडाइकोनिफिराइल अल्कोहल ग्लूकोसाइड्स हैं, ये ग्लाइकोसाइड की एक टाइप है। इसके अलावा टर्गोरिन्स हैं और सिस्टेमिन्स हैं। सो दीज आर द रिसेंटली डिस्कवर्ड नेचुरल ग्रोथ सब्सटेंसेस विच प्ले हार्मोन और फाइटो हार्मोन लाइक एक्शन इन द प्लांट बॉडी। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ plant growth regulators which can be divided into classical types and recently discovered types. So आज हम करेंगे classical types में auxin. First hormone is auxin. This is a growth promoting substance. This was discovered in 1931 by Dutch scientist who first isolated auxin A and auxin B. ठीक है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1931 में, बाय डच साइंटिस्ट, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था ऑक्सिन ए और ऑक्सिन बी को। और बेसिकली ये क्या होते हैं, ये ग्रोथ रेगुलेटिंग एसिड्स होते हैं। ऑक्सिन ए एंड ऑक्सिन बी ग्रोथ रेगुलेटिंग एसिड है। ऑक्सिन ए को ह्यूमन यूरिन से फर्स्ट टाइम वैसे सेपरेट किया गया था और ऑक्सिन बी को सीरियल प्रोडक्ट से फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया था। सो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन द plant and first time this was discovered auxin A and auxin B by Dutch scientists in 1931. अच्छा, similar properties इनकी थी। It was found that it has similar properties as indole 3 acetic acid. ये एक तरह का नेचुरल ऑक्सीजन होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है IAA से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिकली एक मेजर ऑक्सीजन टाइप कंपाउंड है विच इज़ फाउंड इन द एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज़। प्लांट के जो एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं जिसमें इसकी स्टेम होती है जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही होती है, रूट्स होती हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही होती है, तो उसके अंदर बेसिकली जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है दिस इज कॉल्ड इंडोल 3 एसिटिक एसिड। मैंने ऑक्सीजन आपको बताया था ग्रोथ रेगुलेटिंग एसिड है, तो दीज आर बेसिकली एसिटिक कंपाउंड्स। सो दीज आर द कंपाउंड्स। इसके अलावा इंडोल IAA के अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिसके नाम मैं आपको बता देती हूँ। इंडोल एसिड अल्डिहाइड, इंडोल एसिड नाइट्राइल एंड इंडोल पायरोविक एसिड्स, ये भी सिमिलर कंपाउंड्स हैं जो अलॉन्ग विद इंडोल 3 एसिटिक एसिड के अपना रोल प्ले करते हैं। और ये बेसिकली सारे के सारे कंपाउंड ड्राइव होते हैं ट्रिप्टोफैन से।
ठीक है. So these are the multiple auxins which are present in the compound and this play a major role in the growth and development of plant. Now functions इसके क्या है, इसमें कुछ inhibitory functions हैं, कुछ favorable function है. ठीक है. फंक्शंस में फर्स्ट क्या है, ऑक्सिन का जो मेजर रोल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल एलोंगेशन. सेल एलोंगेशन होगी, खासतौर पे स्टेम एक ऐसा पार्ट है जो कि एलोंगेटेड होता है, इसकी लेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है जिसकी वजह से ट्री जो होता है एक कंप्लीट मेच्योर ट्री में कन्वर्ट हो जाता है एक स्मॉलर प्लांट. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल एलोंगेशन, स्पेशली द स्टेम लेंथ जिसमें इंक्रीज हो जाए. एंड देन सेकेंड रोल इसका क्या है, इट इनहिबिट रूट ग्रोथ. रूट की ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है. दूसरा कोई हार्मोन जो है रूट को जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है उसकी प्रोडक्शन को, लेकिन ऑक्सिन उसको इनहिबिट करता है. दैट्स वाई जो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है वो एक कंट्रोल ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाती है. अननेसेसरीली जो है रूट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो जाती जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है. एक क्या होता है, एक पॉजिटिव हार्मोन होता है जो रूट को प्रोड्यूस कर रहा होता है और ये इनहिबिट कर रहा होता है ताकि उसकी एक्सेसिव ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल किया जा सके. सो इनहिबिट करता है रूट ग्रोथ को, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, एडवेंटिशियस रूट की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है. ठीक है. तो जो रेडिकल रूट्स होती हैं जो कि स्टेम्स के नीचे से अराइज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, वो इनहिबिट हो जाती है. लेकिन एडवेंटिशियस रूट जो प्लांट के किसी भी एरिया से अराइज हो जाती है, आपने देखा होगा डिफरेंट ट्रीज के अंदर बहुत लंबी लंबी रूट्स हो जाती हैं जो बहुत पुराने ट्रीज हो जाती है, वो स्टेम से भी अराइज हो जाती है. प्लांट के किसी भी पार्ट से जो अराइज रूट हो जाए वो क्या कहलाती है, एडवेंटिशियस रूट कहलाती है. तो बेसिकली ये रेडिकल रूट को इनहिबिट करते हैं उसकी ग्रोथ को, बट एडवेंटिशियस रूट की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इनसाइड द प्लांट. ठीक है. एंड देन इट ऑल्सो हेल्प इन द फ्रूट सेटिंग इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन. अगर पॉलिनेशन नहीं है, सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही है, तो उस सूरत में जो फ्रूट की सेटिंग होती है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, ये हार्मोन जो होता है उसको रेगुलेट कर रहा होता है, कंप्लीट फ्रूट की सेटिंग या फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ऑक्सिन इनसाइड द प्लांट बॉडी. नाउ ऑक्सिन्स के जो है हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सिन भी प्रिपेयर किए गए हैं ताकि इसको कमर्शियली यूज़ किया जा सके टू डू द फेवरेबल यूज़. अगर हम किसी काम में यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट रिसर्च वर्क के थ्रू सिंथेटिक ऑक्सिन तैयार किए गए हैं और इनको यूज़ किया जाता है. इसकी एग्जांपल है इंडियोल 3 ब्यूटारिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर सामने गिवन है इंडियोल 3 ब्यूटारिक एसिड का. इसके अलावा दूसरा है नेप्थलीन 1 एसिटिक एसिड NaA. नेप्थलीन 1 एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर गिवन है. 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जिसको 2,4-D भी कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी गिवन है. यू कैन सी द स्ट्रक्चर. सो दीज 3 एग्जांपल्स आर द सिंथेटिक ऑक्सिन which are used commercially to promote the synthesis of different active constituent inside the plant. इसके proportion को increase करने के लिए इन synthetic ऑक्सिन को यूज़ किया जाता है commercially. नेचुरली भी आइसोलेटेड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास इसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो तो सिंथेटिक ऑक्सिन को यूज़ किया जाता है. सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू आइसोलेट. दैट्स वाई सिंथेटिक ऑक्सिन इज़ क्वाइट कन्वीनियंट कि आप उसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नाउ द यूजेस, हमारे क्या यूजेस हैं ऑक्सिन्स के. ऑक्सिन्स की दो कंडीशंस हैं. ऑक्सिन लो कंसनट्रेशन में कुछ और फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हाई कंसनट्रेशन में इसका फंक्शन कुछ और होता है. अगर आपको उसको रूट की या वुड्स की कटिंग को इंक्रीज करना हो तो आप इसको लो कंसनट्रेशन में यूज़ करेंगे. एट लो कंसनट्रेशन इट एक्सेलरेट द वुडी एंड हर्बेशियस कटिंग. ठीक है. तो ये बेसिकली रूटिंग प्रोसेस जो होता है उसके अंदर उसको जो है उसको एक्सेलरेट करता है. यहाँ पर लो कंसंट्रेशन में क्या करेगा, अगर आप किसी चीज़ की कलम लगाते हैं, कटिंग्स लगाते हैं, हर्बेशियस कटिंग, जिस तरह आपने रोज़ प्लांट देखा होगा कि उसकी कलमें लगाई जाती हैं, तो आप देखते हैं थोड़े अरसे बाद उससे रूट अराइज होना शुरू हो जाती है, उसकी रूटिंग होना शुरू हो जाती है. किस तरीके से होती है, वहाँ पे ऑक्सिन अपना लो फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लो कंसनट्रेशन के अंदर अगर ऑक्सिन को आप ऐड करें या ऑक्सिन ऑलरेडी प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं, इन लो कंसनट्रेशन ये क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे किस चीज़ को, वो रूटिंग प्रोसेस को करेंगे. उसी हर्बेशियस कटिंग के अंदर से रूट अराइज हो जाएगी, एक नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन एट लो कंसंट्रेशन. अब हाई कंसंट्रेशन में अगर आप इसको लेते हैं तो इट एक्ट्स एज सेलेक्टिव हर्बिसाइड. अगर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें
तो क्या क्या करेगा कि हर्ब को किल करना शुरू कर देगा, उन हर्ब्स को जो अनवांटेड हर्ब्स होंगी, अनवांटेड वीड्स होंगी, जो जड़ी बूटियां होंगी। तो आप ऑक्सीजन को हाई कंसंट्रेशन में यूज़ करें तो आप इसको एज अ हर्बिसाइड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है 2,4-D। 2,4-D मैंने आपको बताया था, ये एक सिंथेटिक जो है आपके पास ऑक्सीजन है, जिसका कंप्लीट नेम क्या होता है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। तो इस दिस इज टॉक्सिक टू डाइकोटिलेडोनस वीड्स। वो अनवांटेड वीड्स या जड़ी बूटियां जो कि डाइकॉट होती हैं, डाइकोटिलेडन होती हैं, उसके लिए 2,4-D टॉक्सिक होती है। अगर अनवांटेड आप उसको किल करना चाहते हैं तो हाई कंसंट्रेशन में क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे। So now effects of secondary metabolite. This is the point of interest for the pharmacognosis because we want the maximum yield of the secondary metabolite which is called active constituent. Secondary metabolites क्या है, मैंने आपको इनिशियली लेक्चर में बताया था। प्राइमरी मेटाबोलाइट प्लांट में दो तरह के मेटाबोलाइट्स फॉर्म होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो बेसिकली अमाइनो एसिड हो गए, ग्लूकोज हो गई, ठीक है, तो फैट मॉलिक्यूल्स हो गए, ट्राइग्लिसराइड्स हो गई। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्लांट को प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो उसको एनर्जी मिले और वो प्लांट अपना फंक्शन परफॉर्म करे। एट द सिमिलर टाइम प्लांट के अंदर डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, ग्लाइकोसाइड्स है, अल्कलॉइड्स है, स्टीरोल है, वोलेटाइल ऑयल्स हैं। तो क्या होता है, इन ये प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं, उसका इम्यून सिस्टम बनाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट इन्फेक्शन से, डिफरेंट एजेंट से, हार्मिंग एजेंट से। तो यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ये मेडिसिनल एक्शन रखते हैं। अगर हम इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आइसोलेट कर लें तो उसको एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है, और प्लांट का जो मेडिसिनल एक्शन होता है बेसिकली इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से होता है। तो अब ये बेसिकली हमारे डिजायर्ड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि हमने क्या बनानी है, मेडिसिन बनानी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर इनके क्या इफेक्ट होते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप डेरिवेटिव्स ऑफ NaA को यूज़ करेंगे, NaA मैंने आपको लास्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया था, NaA जो है बेसिकली वो है नेप्थलीन 1 एसिटिक एसिड। ये एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। जब इसके डेरिवेटिव्स को यूज़ किया जाएगा तो ये इंक्रीज करेगा 30 to 50% वोलेटाइल ऑयल प्रोडक्शन इन मेंथा पेपरेटा। मिंट प्लांट को क्या कहते हैं, मेंथा पेपरेटा कहते हैं। मेंथा पेपरेटा में ये वोलेटाइल ऑयल की प्रोडक्शन को 30 to 50% इंक्रीज कर देता है। सो दिस इज अ फेवरेबल इफेक्ट। अगर आपको इंक्रीज करनी है मेंथा पेपरेटा में वोलेटाइल ऑयल की कंसेंट्रेशन, तो आप क्या यूज करेंगे, वहां पर सिंथेटिक ऑक्सीजन को एज अ ग्रोथ रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल ना, यानी आपके पास नेप्थलीन 1 एसिटिक एसिड है एंड 2,4-D है। 2,4-D इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों जो है इंक्रीज करते हैं अल्कलॉइड्स की प्रोडक्शन इन प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, रोवोल्फिया सर्पेंटिना में जो अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था रेजरपीन उसकी एक एग्जाम्पल है। रोवोल्फिया सर्पेंटिना प्लांट जो है बेसिकली किस लिए यूज होता है, एंटी हाइपरटेंसिव के लिए यूज होता है एज अ, और ट्रैंकुलाइजिंग एजेंट के तौर पे यानी सेडेटिव के तौर पे यूज होता है। सो इसमें अगर आपने उसके अल्कलॉइड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, सो यू कैन यूज द सिंथेटिक ऑक्सीजन NaA, दैट इज नेप्थलीन 1 एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D विच इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो क्या होगा कि आपके पास जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें आपको मैक्सिमम मिलेंगे, तो आपको यील्ड जो है वो मैक्सिमम ऑब्टेन होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे मेडिसिन प्रिपेयर कर पाएंगे। सो दिस इज द टेक्निक जिस तरह से आप ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं और अपनी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली IAA मैंने आपको बताया था। IAA बेसिकली क्या है, दिस इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड बेसिकली क्या करता है, इंक्रीज करता है साइनोसाइड की प्रोडक्शन को इन कैसिया एंगस्टिफोलिया। कैसिया एंगस्टिफोलिया प्लांट के अंदर जो उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है विच इज कॉल्ड साइनोसाइड, उसकी प्रोडक्शन को IA इंक्रीज करता है। दिस प्लांट इज यूज एज कैथार्टिक या कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर आप उसमें IAA या इंडोल 3 एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे, सो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ साइनोसाइड। तो आपको मैक्सिमम साइनोसाइड मिलेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन प्रिपेयर कर पाएंगे। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ फार्माकोग्नोसिस टू गेट अ प्लांट विच कैन प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सिन। द जनरल फंक्शंस हमने देखे कि प्लांट के अंदर जनरली इसके क्या फंक्शन होते हैं, और हमने एज अ इसको कमर्शियली देखा इसकी एप्लीकेशंस को, और हमने मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्माकोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया कि अगर हम इन सिंथेटिक ऑक्सिन्स को यूटिलाइज करें तो ये हमारे प्लांट के अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रोडक्शन को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन हो, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन हो, और उससे ज़्यादा मेडिसिन प्रिपेयर की जा सके। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सिन। In the next lecture we will inshallah discuss the next hormone जो कि इसी में included था। ऑक्सिन के बाद हमारे पास जो फर्दर जो केसेस हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, यू कैन आस्क इन द इंटरेक्टिव सेशन एंड एज वेल एज यू कैन मैसेज मी ऑन HULMS so that your queries can be resolved. Thank you so much for your attention, and inshallah we will discuss the next type of these hormones in the next lecture, upcoming lecture. Thank you so much.